हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसमें भी हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को आज सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज। इससे पहले आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 1 वीडियो मिला होगा जिसमें हमने स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई रियली विश कि आप उस वीडियो को देख चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8 से। बहुत आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को रीड करना, डायग्राम बनाना और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, ये वाले क्वेश्चन को एक बार आप देख लो, फिर इस पैटर्न पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल inscribed in the ellipse with its vertex at one end of the major axis। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को रीड किया तो मुझे ये समझ में आया कि एक इलिप्स है, इलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब इलिप्स वाले क्वेश्चन को ना किस तरीके से आपको टारगेट करना है मैं आपको सिखा देती हूँ। फिर इसमें बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इस मेथड के थ्रू सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, सो हमारे पास बेसिकली इस क्वेश्चन में एक इलिप्स है, तो इलिप्स बना लेते हैं अपन, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो इलिप्स को आप लेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो इस इलिप्स के अंदर बना हुआ है। तो मान लो मैंने बनाया अपने आइसोसेलेस ट्रायंगल को कुछ ऐसा, देखो इसको मैं सिंप्लिसिटी के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रही हूं ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स with its vertex at one end of the major axis। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने ऐसा बनाया है ना, ये ऐसे मेरे को सपना नहीं आया कि मुझे इसका एक वर्टेक्स यहाँ पे रखना है। मैंने क्वेश्चन को रीड किया था, क्वेश्चन ने ये कहा था कि आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है इलिप्स के अंदर, और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो वर्टेक्स है वो इलिप्स के एक मेजर एक्सिस पे है। मेजर एक्सिस क्या है इलिप्स का? क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाया है। जब क्वेश्चन में नहीं गिवन कि आपको हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनानी है या वर्टिकल इलिप्स बनानी है, तो आप हमेशा हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाएंगे। तो इस हॉरिजॉन्टल इलिप्स में ये जो है दिस विल बी द मेजर एक्सिस। इस मेजर एक्सिस पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है with its vertex at one end of the major axis। ये पूरी मेजर एक्सिस है, इसके एक एंड पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टेक्स है, ऐसा इनने कहा, वो मैंने बना दिया। अब आप लोग जानते हैं क्योंकि इलिप्स हमारी कैसी है, इलिप्स हमारी हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, राइट। किसने कहा? हमने खुद ऐसा समझा। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। दिस इज अ इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो इसमें हम यहाँ के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होगा हमने क्लास 11th में सीखा है। दिस विल बी, ये पॉइंट क्या होगा, a,0 होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,b होगा, ठीक है। ये -a,0 0,-b। तो इस तरीके से आप इलिप्स में यहाँ पे इनके वर्टेक्स लिख सकते हो, ओके। हमें इससे मतलब था तो सिर्फ हमने ये वाला लिखा। अब एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने सिर्फ बोला क्या, जब आपने क्वेश्चन की पहली रीडिंग की होगी ना, तब बस आप इतना समझे होंगे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक इलिप्स है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरा इलिप्स के अंदर है और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक वर्टेक्स जो आपकी इलिप्स है उसके मेजर एक्सिस के एक एंड पॉइंट पे है। इस तरीके से हम समझ गए, हमने डायग्राम बना दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या गिवन है, क्या मैक्सिमाइज करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को प्रूव करना है, ओके, राइट। सो यहां पे इन्होंने बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो
तो जिसको भी मैक्सिमम कहा है, जिसको भी मिनिमम कहा है, लीस्ट, ग्रेटेस्ट, उसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो यहां पे इन्हें कहा है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ इलिप्स, सॉरी मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आपको मैक्सिमाइज करना है यहां पे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को आपको मैक्सिमाइज करना है, ऐसा इस क्वेश्चन ने कहा है। ओके, अब गिवन क्या है आपको, ये इलिप्स गिवन है, क्योंकि इनने कहा है कि इस इलिप्स के अंदर आपका ट्रायंगल बंद है, यानी गिवन क्या है आपको, गिवन तो आपको इलिप्स है। इलिप्स कैसी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, बस इतनी सी बातें इनने हमसे कही है। तो इस क्वेश्चन को ना मैं पैरामेट्रिक फॉर्मेट में करने वाली हूं। अगर आपको नहीं पता तो अभी आप ऐसा जान लो, क्या कि इलिप्स पे अगर मुझे कोई भी कोऑर्डिनेट लेना है, जैसे कि ये पॉइंट ए हो गया, दिस इज बी, दिस इज सी। ओके, ए के तो कोऑर्डिनेट मेरे पास है a,0। अगर मुझे बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये बी एंड सी पॉइंट किस पे लाई करते हैं, इलिप्स पे लाई करते हैं। तो यहां पे जो बी का कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी, ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कोऑर्डिनेट होता है अगर आप कोई भी एंगल थीटा लेते हैं और फिर अगर आप इलिप्स पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, a cos थीटा, ओके, कॉमा b sin थीटा। तो ये आपके इलिप्स पे रखे हुए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि मैम ये याद करना पड़ेगा। अभी जब आप क्वेश्चंस को देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इलिप्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लिसिटी के लिए आप यहाँ पे इसे पैरामेट्रिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। और सिंप्लिसिटी के लिए ही मैंने यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इन 2 क्वाड्रेंट में बनाया। मैं इसे यहाँ लेके नहीं गई, ठीक है, ताकि पूरा क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफाइड रहे। तो यहाँ पे बी पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया, दिस इज a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। मतलब मेरा x कोऑर्डिनेट है a cos थीटा, मेरा y कोऑर्डिनेट है b sin थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, अब इसी तरीके से ये जो c है, c का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, डेफिनेटली a cos थीटा ही होगा। और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, माइनस b sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या होगा, नेगेटिव। सो a cos थीटा कॉमा माइनस b sin थीटा, ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स बना लिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, अब आप देखो जरा, मैंने b और c के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, a का कोऑर्डिनेट मेरे पास है। अब इनने मुझे कहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। ओके, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये इससे कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, तो हाफ बेस हो जाएगा BC, हाइट हो जाएगा, इसका नाम दे दो आप, क्या नाम दे दूं, AD। ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर ही होगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, सही बात है। सो हाफ बेस है BC, हाइट है AD, सो हाफ AD इंटू BC। ठीक है, ये AD क्या है, AD का कोई कोऑर्डिनेट मेजरमेंट कुछ तो दो, मैम बताते हैं अभी। BC का कोऑर्डिनेट, BC का मेजरमेंट, BC लेंथ क्या है ये बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, इतना तो आप समझ गए ना कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। इतना आप समझ गए B और C के कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे लिखे, क्या लिखे। अब हमें वर्क करना है, ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। सो हम जानते हैं, यहाँ पे मैं चीज़ों को लिखूंगी है ना, कि यहाँ पे मैंने लेट A B, यहाँ पे चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो, क्या कि लेट A इज इक्वल टू A कॉमा 0, ठीक है, B इज इक्वल टू A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, और C इज इक्वल टू A cos थीटा कॉमा माइनस B sin थीटा, बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है, बी द वर्टाइसिस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। इस तरीके से आप लिख देना। हमको मैक्सिमाइज करना है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पे आप लिख देना कि लेट A बी द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट, अब यहाँ पे चलो लिख देते हैं, तो A कोऑर्डिनेट हो गया था, वैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करो, इसका नाम कुछ और दे दो आप, इसका नाम आप दे दो E। ठीक है, राइट, इसका नाम मैंने दिया E।
अब लिख दो कि लेट ए बी द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हमको मैक्सिमाइज करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस है BC, हाइट क्या है ED, हाफ बेस इंटू हाइट। BC का मेजरमेंट कोई मुझे बताएगा क्या होगा? देखो B साइन थीटा, अरे यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। अगर मुझे BC का मेजरमेंट चाहिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो माइनस 2B साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2B साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब 4B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लिख देते हैं अपन इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अदरवाइज साफ साफ दिख भी तो रहा है। चलो किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला BC की लेंथ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, a cos थीटा माइनस a cos थीटा 0, 0 का स्क्वायर इज 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस B साइन थीटा माइनस B साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 2B साइन थीटा का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब कुछ आपको अंडर रूट के अंदर लिखना होता है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 4B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2B साइन थीटा। और इतना तो टेंशन लेना ही नहीं था इसकी लेंथ के लिए। नॉर्मली देखिए ना आप लोग कैसे इसकी लेंथ निकालते, BC क्या है, y एक्सिस से पैरेलल है, तो इसके y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, इतना B साइन थीटा, इतना B साइन थीटा। मैम वो तो नेगेटिव है, अरे वो तो सिर्फ दिखा रहा है कि डायरेक्शन इसके डाउनवर्ड में है ना, वो तो कोऑर्डिनेट है। लेंथ की बात करोगे तो पॉजिटिव साइन ही तो लोगे, तो कितना होगा 2B साइन थीटा, राइट। तो BC की जो लेंथ आ रही है वो क्या है, 2B साइन थीटा है। नाउ हमको ट्राइंगल में BC तो मिल गया, ED भी तो चाहिए। ED की लेंथ कैसे मिलेगी, तो सुनो, जो आपकी इलिप्स है ना, जो आपकी इलिप्स है उसका ये पॉइंट अगर A है तो इसका मतलब पता है क्या है, यहां से लेके यहां तक A है। कहां से लेके कहां तक A है, जो A पॉइंट है आप लोगों के पास वो यहां से लेके यहां तक है। दिस पूरा इज A, ये पूरा A है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, D का कोऑर्डिनेट होगा a cos थीटा। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि D का जो कोऑर्डिनेट है इट इज a cos थीटा, 0, तो किस किस को रोना आ जाएगा कि दुख हो जाएगा, मैम ये कैसे कर दिया आपने। मुझे बताइए क्या मैं D का कोऑर्डिनेट a cos थीटा, 0 लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो B a cos थीटा, C a cos थीटा, ये एक ही तो लाइन में है, तो इन सब के x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे, तो दिस विल बी a cos थीटा। y कोऑर्डिनेट इसका 0 क्यों होगा, क्योंकि x एक्सिस पे है और x एक्सिस पे y 0 होता है। इसका मतलब D का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज a cos थीटा, 0, यानी कि ओरिजिन से यहां तक की लेंथ कितनी है, ओरिजिन से यहां तक की लेंथ कितनी है, a cos थीटा। अच्छा, ओरिजिन से पॉइंट E तक की लेंथ कितनी है, A। मुझको क्या चाहिए, मुझको तो ED चाहिए, तो ED क्या होगा, यहां से यहां तक माइनस ये, तो मुझे ED मिल जाएगा, यानी कि ED विल बी A माइनस A cos थीटा। ये किस किस को समझ में आ गया, ED विल बी A माइनस A cos थीटा। जल्दी से बता दो, क्या ये बात समझ में आई हमको। ये क्या है, पूरा इलिप्स का यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, A, राइट, A, 0, तो यहीं से तो काउंट करोगे, ये कितना हो गया, A हो गया। ये A cos थीटा है, ये A cos थीटा है, तो इसने क्या गलत किया, ये भी तो A cos थीटा होगा, तो ये भी A cos थीटा है। तो ओरिजिन से लेके यहां तक A cos थीटा, यहां से लेके यहां तक आपके पास है A, मुझे तो सिर्फ ED चाहिए, तो इस पूरे में से इसको गायब करो, मुझे ED मिल जाएगा, यानी A माइनस A cos थीटा इज ED। अब मुझे ट्रायंगल को करना था मैक्सिमाइज उसके एरिया को, तो मेरे पास BC भी है, ED भी है। इन सभी वैल्यूज को जाके A में रख देते हैं,
एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, वेरिएबल क्या है आपका यहाँ पे थीटा, राइट, एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, फिर आप इसे डिफरेंशिएट कर देना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि a इज इक्वल टू, क्योंकि इलिप्स तो गिवन है ना, इलिप्स तो गिवन है, राइट, तो आप लिखेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू हाफ 2b साइन थीटा इंटू हाइट a माइनस a कॉस थीटा। ठीक है, 2 से 2 गया, a को कॉमन ले लो, सो a इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये बात हमें समझ आ रही है? 2 से 2 गया, a हमने कॉमन लिया, ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ए बी को बाहर रहने दो, साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आपको क्या करना है? आपको एरिया को मैक्सिमाइज करना है, आपको एरिया मैक्सिमाइज करना है, यानी आपको इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ए बी तो आपका इलिप्स तो गिवन है, ए बी तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट है बी और सी, जहां पे आपको थीटा मिला था, तो वो तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, वो तो वेरिएबल है। अब आप इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डी ए बाई डी थीटा क्या आएगा आपके पास? ए बी बाहर, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होगा डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट रूल, माइनस का साइन है, अच्छे से खेलना है, ठीक है। ये रहा माइनस का साइन। नाउ इसको मैंने मान लो फर्स्ट, इसको माना मैंने सेकंड, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, कोई समस्या? साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मैम प्लस बोल के माइनस बनाया, अरे प्लस था लेकिन इस माइनस माइनस ने माइनस प्लस ने माइनस कर दिया, ठीक है, ये ब्रैकेट है। अब तो माइनस के साइन आप अच्छे से खेल सकते हो, ठीक है, अदरवाइज किसी को कंफ्यूजन होता है तो ऐसा ब्रैकेट बनाओ, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फिर साइन बदल दो, यही आएगा। चलो जी, अब एक काम करो और खेलेंगे अपन थोड़ा सा, कैसे? माइनस के साइन को बाहर लेकर आओ, माइनस के साइन को बाहर लेके आओ तो ये प्लस हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना? सही बात है, मैंने माइनस के साइन को कॉमन ले लिया, कैसा था ये? यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव था, मैंने कहा माइनस के साइन को कॉमन लो। एक बार देखो, किसी को कंफ्यूजन है तो देखो कैसा था, ये अपना कुछ ऐसा था, ठीक है। मैंने कहा कि मैं ना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जानती हूँ, तो मैंने कहा चलो माइनस के साइन को कॉमन लेते हैं। माइनस के साइन को अगर मुझे कॉमन लेना है ना, तो ये क्या होगा? दिस इज ए बी कॉस थीटा, ये प्लस है, इनसे माइनस बाहर ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वही तो लिखा था पहले भी। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। ये कहां से प्रकट हो गया? अरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है। चलो, सो दिस इज योर डी ए बाई डी थीटा। अब क्या करना है आपको? डी ए बाई डी थीटा आ गया, आप क्या करोगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यानी कि आपको डी ए बाई डी थीटा को 0 से इक्वेट करना है। तो चलो जी, 0 से इक्वेट कर दीजिए आप। जब आप इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? दिस इज ए बी, यहाँ पे लिखोगे कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं हो सकता ना, तो इनको ही कंपेयर करना पड़ेगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। यहां पे ये मत कहना कि मैम थीटा 0 हो सकता है, थीटा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर थीटा 0 हो गया तो ट्राइंगल कैसे बनेगा? तो इसीलिए मैं ना इसको ऐसा लिखने वाली हूं, ये कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस 2 थीटा। आप जानते हैं 2 पाई माइनस, देखो इट विल लाई इन 4th क्वाड्रेंट। कॉस 2 पाई माइनस 2 थीटा 4th क्वाड्रेंट में होगा, जहां पे आपका कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां से कॉस गया तो आपके पास आया थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 थीटा। इसको उठा के यहां लाओ तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो थीटा कितना आ रहा है आपके पास? 2 पाई बाई 3 आ रहा है। थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ गई। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे थीटा 0 नहीं हो सकता। कोई ऐसा सोच रहा होगा कि इसको हटा दो, थीटा इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा माइनस 2 थीटा इज माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आपने थीटा 0 ले लिया तो समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी? ये ट्राइंगल फेस के ऊपर ही आ जाएगा, तो ये कैसे बनेगा?
क्योंकि आप जानते हैं cos 0 क्या होता है 1 मतलब a, साइन 0 0, a,0 मतलब इसका कोऑर्डिनेट ये सब इधर ही आ रहा है, तो इट इज अ समस्या, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 को आप करेंगे इग्नोर। तो थीटा आपके पास क्या आएगा 2π/3 आएगा। अब आपको चेक करना है कि क्या इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपका एरिया मैक्सिमाइज होता भी है कि नहीं होता है। तो कैसे चेक करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से, यानी कि आप इसे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। सो d2a/d थीटा का स्क्वायर, दिस इज ए बी कॉन्स्टेंट, इसको दुनिया से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉस थीटा को उठाओ, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये माइनस का साइन है बनाया। कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव विल बी माइनस 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 प्लस 2 sin 2 थीटा। इसमें किसी को कोई समस्या, ये क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएशन। यहाँ पे अब बस आपको थीटा की जगह पे 2π/3 रखना है और चेक करना है कि इसका साइन क्या आ रहा है। हमको एरिया मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब इसके लिए लेस देन 0 आना चाहिए, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो जाए ना पेपर में, देखो 100% ये तो श्योरिटी है कि मैक्सिमम मिनिमा का स्टोरी प्रॉब्लम आना है पेपर में। 100% स्टोरी प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमा किसी भी रूप में आपसे पूछी जा सकती है। और आप जानते हैं कि स्टोरी प्रॉब्लम में आपको चेक भी करना पड़ता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया है क्या वो रिक्वायर्ड कंडीशन को मीट करता भी है या नहीं। रिक्वायर्ड कंडीशन मतलब क्या ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज एज पर द क्वेश्चन जो भी पूछा गया है, क्या वो ये काम कर भी रहा है कि नहीं। डेफिनेटली आपको जो भी थीटा मिलेगा, जो भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा, वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की कंडीशन को होल्ड करता ही है। तो अगर टाइम कम पड़ता है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके आप लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 जैसी भी क्वेश्चन की डिमांड है खुद लिख सकते हैं। लेकिन अगर टाइम है तो पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे वैल्यू डाल के सब कुछ चेक करके दिखाए, ठीक है, राइट, ओके। लेकिन ये स्टेप मिस मत कर देना, अगर आपने स्टेप लिखे ही नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे। ये स्टेप लिखने के बाद अगर सिंप्लीफाई नहीं करते, सिंपली वहां लेस देन 0 का साइन बना देते हो, चल जाएगा। लेकिन अगर टाइम है तो चलाओ मत, पूरा सॉल्व करो, ओके, राइट। सो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, d2 बाय, अपने पास आया यहाँ पे d2a/d थीटा स्क्वायर, d2a/d थीटा का स्क्वायर। ये हमको चेक करना है थीटा इज इक्वल टू 2π/3 पे। जब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला ए बी माइनस साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। चलो जी, रख दो थीटा की वैल्यू यहाँ पे, तो क्या आएगा ये, दिस इज ए बी माइनस साइन, इसको मैं लिख सकती हूँ पाई माइनस π/3, 2π/3 को थीटा की जगह पे पाई माइनस π/3 लिख सकती हूँ, प्लस 2 sin 2 थीटा यानी कि 4π/3, और 4π/3 को मैं पाई प्लस π/3 लिख सकती हूँ। क्या इसमें किसी को ऐसा लग रहा है मैम ये क्या कर दिया आपने, मैंने बस थीटा की जगह पे 2π/3 रखा, 2 × 2 4π, 4π/3 को मैं पाई प्लस π/3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 3π प्लस पाई इज 4π, यहाँ पे 2π/3 था तो 3π माइनस पाई इज 2π/3, ठीक है जी। तो क्या मिल रहा है अपन को, दिस इज ए बी साइन 180 माइनस थीटा, ACTS को याद करो, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, वहां पे साइन पॉजिटिव होता है तो ये ऑलरेडी नेगेटिव था तो नेगेटिव रहेगा। π/3 का मतलब होता है 60, तो 60 मतलब √3/2, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ, ये रहा प्लस साइन 180 प्लस थीटा नीचे वाले क्वाड्रेंट में जहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव के साइन के साथ आएगा 2, और यहाँ पे अगेन आपको √3/2, इसका जो भी कैलकुलेशन करोगे ना, नेगेटिव साइन कॉमन लो, लेस देन 0 आ रहा है, और आना भी था, है ना। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही कह दी थी, टाइम अगर कम पड़ता है ना पेपर में, डिफरेंशिएट करके अपने आप ही लेस देन 0 लिख दो, चल जाएगा। अगर टाइम है तो पूरा अच्छे से वैल्यू डाल के दिखाओ, ठीक है। तो आप कहेंगे कि d2a/d थीटा स्क्वायर, जब थीटा हमारे पास 2π/3 था, दिस थिंग इज लेस देन 0, यानी कि ये तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है, ये तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है। और अगर ये मैक्सिमा की कंडीशन है तो मैक्सिमम एरिया भी बता देते हैं आपको। सो मैक्सिमम एरिया क्या होगा, आपने एरिया वाला जो फंक्शन लिखा था, कहाँ गया आपका एरिया वाला स्टेप, आपका एरिया था बी साइन ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको उठा लेते हैं मैक्सिमम एरिया बताने के लिए। सो ए इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा
1 माइनस कॉस थीटा। चलो इस थीटा के लिए मैक्सिमा की कंडीशन होल्ड हो रही है तो रख देते हैं अपन। सो a इज इक्वल टू ए बी साइन 2 पाई बाई 3 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3। तो ये कितना होगा, कैसे लिखेंगे आप इसको? तो a इज इक्वल टू ए बी साइन, यहां लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 इनटू, ठीक है, यहां नीचे लिख रहे हैं अपन 1 माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। चेक करो, 2 पाई बाई 3 को ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू ए बी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मुझे कैसे पता? अरे ACTS 180 माइनस थीटा मतलब क्या? ये रहा ACTS, यहाँ पे पाई, पाई माइनस समथिंग लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और वहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो ये तो पॉजिटिव की तरह आ गया, लेकिन ये बेचारा नेगेटिव रह गया, ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव ने पॉजिटिव कर दिया। अब आप लिखेंगे a इज इक्वल टू ए बी साइन 60 रूट 3 बाई 2 कॉस 60 हाफ 1 प्लस हाफ 3 बाई 2, 1 प्लस हाफ क्या होता है? 3 बाई 2। सो 3 बाई 2 यानी कि आपके पास एरिया कितना आ रहा है? एरिया आ रहा है 3 रूट थ्री ए बी डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास मैक्सिमम एरिया आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को टारगेट करना था। लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। इस तरीके से फॉलो करोगे ना तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप इस क्वेश्चन को टारगेट कर लोगे। आप चाहते तो इसे विदाउट पैरामेट्रिक फॉर्मेट में भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसलिए कुछ नया सीखा, लेकिन अभी आप जब पढ़ रहे हो ना तो आपका सीखने का टाइम है। तो अगर अभी कुछ नया सीख सकते हो तो बिल्कुल सीखो, राइट। नॉर्मली एक्स एंड वाई के टर्म्स में करोगे आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन वहाँ क्रिएट हो सकता है। इसीलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको इसे पैरामेट्रिक फॉर्मेट में करवाया। आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले मैंने बी और सी पे उनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लिए जो फिक्स होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। आपको याद रख लेना है कि a cos थीटा b sin थीटा। अब तो ये अगर पता है तो ये तो आप खुद ही बना सकते हो, है ना। इसके बाद हमने क्या किया? ट्राइंगल का एरिया को मैक्सिमाइज करना था। हाफ बेस इनटू हाइट, बेस था BC, हाइट था ED। सो BC विल बी 2b sin थीटा। ED निकालने के लिए मैंने इसमें से इसको घटाया एंड D का पॉइंट विल बी a cos थीटा। तो a माइनस a cos थीटा मेरे पास ED आ गया। इसके बाद बस डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, थीटा 0 नहीं हो सकता तो थीटा क्या ही निकलेगा? 2 पाई बाई 3, क्योंकि cos 360 माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पे cos पॉजिटिव होता है। तो इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ मैं, छोटा वाला एंगल अपन प्रेफर करते हैं। सो थीटा कितना आ गया अपने पास? 2 पाई बाई 3 आ गया। तो यहाँ पे फिर मैंने वैल्यू को रखा और ये देखा डबल डेरिवेटिव में हाँ लेस देन 0 आ रहा है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है। फिर एरिया में रख दिया और टोटल एरिया मेरे पास ही आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। सो आई होप ये एकदम अच्छे से क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया। वीडियो खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन को आप पूरा फिर से सॉल्व करेंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है आपसे ये, एक बार बस पढ़ लो। अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है, एक टैंक है, रेक्टेंगुलर बेस है एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। टैंक इमेजिन करो जिसका बेस रेक्टेंगुलर है और उसके साइड्स भी रेक्टेंगुलर है। ओके, ओपन एट द टॉप, ऊपर से वो खुला हुआ है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। जो आपने टैंक बनाया है ना, जिसका बेस रेक्टेंगुलर है, साइड्स रेक्टेंगुलर है, ऊपर से वो खुला हुआ है, उस टैंक की जो हाइट है वो कितनी है? 2 मीटर है। वॉल्यूम उसका 8 मीटर क्यूब है। अच्छा, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, उस टैंक का बेस बनाने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए आप 70 रुपए देते हो, ठीक है। ये पर स्क्वायर मीटर मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर आप बनाते हैं तो आपको 70 रुपीज देना है। 1 मीटर स्क्वायर अगर आपने बनाया तो 70 रुपीज दोगे, ओके। एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। और जो साइड्स हैं आपके टैंक के, उन साइड्स के 1 मीटर स्क्वायर एरिया को बनाने के लिए आप 45 रुपीज देते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक का
क्या कॉस्ट होगा, मतलब कॉस्ट वाले फंक्शन को आपको लीस्ट बताना है, यानी कि कॉस्ट वाले फंक्शन को आपको मिनिमाइज करना है। अब इस पूरी कहानी में हुआ क्या है, कैसा टैंक है ये, एक क्यूबॉइड शेप का टैंक है ना। आप खुद इमेजिन करो एक ऐसा टैंक जिसका बेस रेक्टेंगुलर है, साइड्स रेक्टेंगुलर है, तो वो टैंक कैसा होगा, क्यूबॉइडल शेप का होगा, राइट। तो जब मैं इस टैंक को बनाऊंगी यहाँ पे, तो देखना आप लोग, इसका डायग्राम समझ गए ना, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, डायग्राम अच्छे से समझना, ठीक है। क्यूबॉइड बनाना सबको आता है, इस तरीके से बनाओ, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, राइट, इन्हें ज्वाइन करो आप लोग। ये आपका क्यूबॉइडल टैंक है, इस तरीके का कुछ टैंक है। यहाँ पे इन्हें पूछा है कि इस पूरे टैंक को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, और टैंक के बारे में इन्हें क्या क्या बताया कि जो इसका बेस है ना, वो देखो रेक्टेंगुलर है। कैसा बेस है, रेक्टेंगुलर बेस है, और बेस क्या है, ये, ठीक है, ये इसका रेक्टेंगुलर बेस है, मैंने इसे इस तरीके से बना दिया, ओके। अब रेक्टेंगुलर बेस है तो इसका डायमेंशंस भी अपन दे सकते हैं कुछ। सपोज लेंथ इसकी x है और विड्थ इसकी कितनी है, y, तो ये भी x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज़ें लिखती जाती हूँ कि लेट x बी द लेंथ, x क्या है, लेंथ है, एंड y बी द विड्थ या ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बेस। रेक्टेंगुलर बेस के मैंने डायमेंशंस लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इन लोगों ने अपन से कहा है कि ये जो टैंक की गहराई है, उसकी जो हाइट है, जो डेप्थ है, वो 2 मीटर है। तो यहाँ पे हाइट क्या होगा टैंक का, कोई बता सकता है, हाइट मतलब ये, तो ये दिस इज 2 मीटर, ये इसकी हाइट है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 2 मीटर है, ओके। अगेन दिस विल बी द हाइट, ये भी कितना है, 2 मीटर, और सिमिलरली ये भी आपका हाइट हो जाएगा, ये भी हाइट हो जाएगा, तो ये सब कितने हैं, 2 मीटर के हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट, हाइट के लिए क्या देना है, बस 2 ही लिखे रहने दो, आगे चलो फिर आप लोग। वॉल्यूम लिखो यहाँ पे कि लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, V बी द वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये भी हमने डिफाइन कर दिया, ओके। अब इनने कहा है कि इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, जो इसका रेक्टेंगुलर बेस है ना, इस रेक्टेंगुलर बेस में अगर आप 1 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हो, है ना, पर स्क्वायर मीटर का मतलब क्या है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया आपने बनाया तो आपको हमें 70 रुपीज़ देने होंगे, ठीक है। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर बनाते हैं तो 70 रुपीज़ का कॉस्ट है। तो आपने इस बेस को कितना एरिया का बनाया है, उतना एरिया आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बेस को बनाने में कितना कॉस्ट आया वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर बनाते हैं अगर बेस, तो 70 रुपये आपको देना है, लेकिन आपको पता करना है कि इस टैंक का बेस कितना एरिया कवर कर रहा है। तो आप एरिया ऑफ बेस निकालेंगे टोटल और उसमें 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिर्फ बेस बनाने पे कितना पैसा देना है वो पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई। तो बेस पे कितना एरिया है, एक्स वाई, टोटल एक्स वाई मीटर स्क्वायर, ओके, एक्स वाई मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर अगर आप बनाते हैं 70 रुपीज देना है। आपने कितना बनाया, एक्स वाई मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग एक्स वाई मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस, है ना, इतना एरिया जो बेस का है एक्स वाई मीटर स्क्वायर, इसे कंस्ट्रक्ट करने में कितना पैसा दोगे, 70 इंटू एक्स वाई, इतना रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जब आप बेस बना लेते हैं पूरा इसका, राइट। इसकी कहानी खत्म, चलो ये तो सीख गए। अब इनने कहा
कि हमें तो टोटल जो आपने टैंक बनाया है ना उसको मिनिमाइज करने में कितना पैसा लगना चाहिए, लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक के लिए क्या कॉस्ट होगी ये आपको बताना है। तो टैंक का तो कॉस्ट पूरा ही बताओगे, अभी तो टैंक नहीं बना, अभी तो सिर्फ बेस बना है। अभी टैंक कैसे बनेगा, जब उसके आप साइड्स बनाएंगे, ये आगे वाली साइड, ये देख सकते हैं आप, सेम पीछे वाली साइड, साइड एंड दिस वाली साइड, ठीक है, 4 साइड से अब आप बना दोगे और ये बेस बना दोगे तो आपका टैंक पूरा बनेगा। हमने बेस बनाने में कितना रुपए देना है वो निकाल लिया। अब बात करते हैं इनके साइड बनाने में, आगे वाली साइड और ये पीछे वाली साइड को बनाने में आप कितना पैसा खर्च करने वाले हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो आगे वाली साइड है ना, इसको अगर मैं इससे बनाऊं, आगे वाली साइड ये है, इसको नाम दे दें अपन ए, इसको नाम देंगे अपन ए बी सी डी। ये ए बी सी डी अगर साइड में बनाती हूं टैंक की, राइट, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। इनने कहा है कि जब आप साइड्स बनाते हैं टैंक के तो आपको 45 रुपीज देने होते हैं 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो जब मैंने आगे वाली साइड देखी विच इज ए बी सी डी, तो इसको बनाने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, पहले तो आप इसका एरिया निकालिए, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर बनाते हो तो 45 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन इसका कितना एरिया कवर हो रहा है। तो आप कहेंगे मैम ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है x और इसका ब्रेथ है 2, राइट, और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है 2x, यानी ए बी सी डी का एरिया कितना है 2x है। ओके, तो लिख देती हूं मैं यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप लिखेंगे एरिया ऑफ साइड ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। इसके लिए लेंथ है x और ब्रेथ है 2। सिमिलरली अब आप इस पीछे वाली साइड को देखिए, सपोज इसका नाम है E, दिस इज F, यहाँ पे G, ये रहा H। तो E F G H को देखो, ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ क्या है x, इसकी ब्रेथ कितनी है 2, तो लेंथ इनटू विड्थ विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल E F G H। तो आपको E F G H साइड का भी एरिया चाहिए, तो E F G H साइड का एरिया क्या आ रहा है 2x आ रहा है, क्योंकि E F G H एक रेक्टेंगल है, लेंथ x है, विड्थ 2 है, तो E F G H रेक्टेंगल का एरिया कितना है 2x है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ साइड E F G H इज 2x, ठीक है, क्लियर है ये चीज। और साइड बनाने में 1 मीटर स्क्वायर अगर आप साइड बनाते हो तो 45 रुपए देना है। आपने जब ए बी सी डी साइड बनाई तो उसका एरिया था 2x, तो इसमें कितना रुपए दोगे 45, और यहाँ पे भी इंटू 45, क्योंकि कोई भी साइड हो, आगे वाली साइड हो, पीछे वाली साइड हो, राइट वाली साइड हो, लेफ्ट वाली साइड हो, 1 मीटर स्क्वायर पे 45 रुपए तो आपको देने हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आगे वाली साइड का एरिया 2x है, 2x मीटर स्क्वायर, तो कितना पैसा देना पड़ेगा इंटू 45। ये तो यूनिटरी मेथड है जो आपने क्लास 7-8 में सीखा है। सिमिलरली ई एफ जी एच में भी 2x इंटू 45। क्या मेरा टैंक बन गया है? नहीं, अभी टैंक नहीं बना, अभी तो सिर्फ टैंक का बेस बना है। एक आगे वाली दीवार आपने खड़ी की है, एक पीछे वाली दीवार खड़ी की है, अब आपको ये साइड वाली दीवार भी खड़ी करनी है, तब आपका टैंक बनेगा। तो जब साइड वाली दीवार पे मैं जाती हूँ, वो दीवार कौन सी है, AEFD, चेक करो आप AEFD, यहाँ पे ये वाली साइड AEFD, ये है वो साइड, एक है ना AEFD। इस साइड को बनाने में अगर 1 मीटर स्क्वायर बनाते हैं तो 45 रुपए। कितने मीटर स्क्वायर का है ये साइड, तो आपको इसका एरिया निकालना होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ है y, इसकी विड्थ है 2, सो 2y विल बी द एरिया ऑफ द साइड AEFD। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ साइड AEFD इज इक्वल टू 45 बाद में मल्टीप्लाई करना, अभी सिर्फ एरिया निकालो, इज इक्वल टू 2y। और इसी तरीके से एरिया ऑफ साइड, एक और साइड आपको बनानी है, अभी तो टैंक में एक दीवार बाकी है, कौन सी वाली, ये, इसका भी आपको एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा, चेक करो, लेंथ है y, विड्थ है 2, सो 2y। सो एरिया ऑफ द साइड BHGC विल बी 2y। ये मैंने चारों साइड्स निकाल दी, तो एरिया ऑफ
ऑल 4 साइड्स कितना होगा, सभी चारों साइड्स का एरिया कितना है, इनको ऐड करो 4x, इनको ऐड करो 4y, ठीक है। ये मैंने चारों साइड्स के एरिया निकाल लिए। अब मुझे पता है कि कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं साइड बनाती हूँ ना अपने टैंक की, तो मुझे 45 रुपए देना है। मैंने तो कितना बनाना है, मुझे तो 4x + 4y मीटर स्क्वायर बनाना है साइड, है ना, इतना एरिया हो रहा है टोटल साइड्स का। तो मुझे साइड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग इतना 4x + 4y मीटर स्क्वायर ऑफ साइड, कितना पैसा देना होगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर बनाती हूँ तो 45, मुझे तो इतना बनाना है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 45 × 4x + 4y। तो ये टोटल साइड्स का कॉस्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको बेस का भी कॉस्ट मिल गया था। आपको बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो पूरा टैंक का लीस्ट एक्सपेंसिव आपको बताना है, मतलब पूरा टैंक बनाने में कितना कम से कम पैसा खर्च होगा ये आप बताओ, है ना। तो मैंने कहा पूरा टैंक बनाना है, अभी तो बस मैंने बेस बनाया है टैंक का, ये रहा बेस, ठीक है। इसका पैसा निकाला है मैंने 70xy और चारों साइड्स का निकाला है 4x + 4y × 45। टोटल मेरा टैंक कैसे बनेगा, जब मैं बेस और ये सभी 4 साइड्स को ऐड कर दूं। ऊपर से तो टैंक खुला है, क्वेश्चन वाले कह रहे हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि लेट, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, लेट C be the cost for constructing tank। पूरा ओवरऑल टैंक को बनाने के लिए लेट C be the cost for constructing ओवरऑल टैंक, पूरा टैंक बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो C है, ठीक है। अब टैंक कैसे बना है आपने अभी देखा, बेस में लगा 70xy पैसा, है ना, क्योंकि xy मीटर स्क्वायर एरिया था, 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपए देते हो, तो बेस बनाने के लिए 70xy रुपए आपको देने पड़ेंगे। और 45 × 4x + 4y आपको पैसे देने 4 साइड्स को खड़ी करने के लिए। तो जब आप इतना पैसा दे देंगे तो टोटल पैसा आपको पता चल जाएगा जो टैंक बनाने में लगेगा। अब इस ही पैसे को आपको लीस्ट करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब समस्या शुरू हो जाती है, क्या कि मैम देखो इतना तो हमको याद है, लीस्ट लिखा है, इसी को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। क्या समस्या है यहाँ पे, आप लोग सोच के बताएं, तब तक मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। 4 5 20, 4 4 16, 17 80, 180x + 180y। क्या समस्या है, समस्या ये है मैम कि इसको मिनिमाइज करना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, और जिसे भी मिनिमाइज जिसे भी डिफरेंशिएट करते हैं वो एक वेरिएबल में होना चाहिए। यहाँ तो 2 वेरिएबल्स हैं, अब क्या करोगे आप, तो मैं कहूँगी क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि वॉल्यूम गिवन है V = 8 मीटर क्यूब, इट इज गिवन। मतलब यहाँ पे मेरे पास एक गिवन वाली कंडीशन है कि V तो 8 मीटर क्यूब है, उस टैंक का वॉल्यूम क्या है 8 मीटर क्यूब। टैंक कैसा है अपना, क्यूबॉइडल शेप का है, यानी कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट LBH, that is known as volume of rectangle, volume of cuboid। so volume of cuboid क्या होता है, length into breadth into height। length क्या है x, breadth है y, height है 2। तो इस टैंक की वॉल्यूम क्या आएगी मेरे पास, v = 8 है, that is length breadth और height का प्रोडक्ट मेरे पास 8 है, यानी कि मेरे पास ये कितना है 4, यानी कि यहाँ से अगर मैं y निकालूं तो y कितना आएगा 4/x आएगा। तो चलो आओ इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, ये कंडीशन गिवन थी, है ना। अब सब कुछ खत्म, एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अब तो आप। तो अब चलते हैं और इसे करते हैं अपन डिफरेंशिएट। तो c = 4 0s are 0, 4 7s are 280, xy की डायरेक्टली वैल्यू उठा के मैंने 4 रख दी यहाँ पे, प्लस 180x, x से तो कोई समस्या नहीं है अपन को, y से समस्या है, y को हटाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 180, y की जगह पे 4/x। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 0s are 0, 4 8s are 32, 4 1s are 4, 5 6 7, 720। तो ये आ रहा है 720/x।
ये आपका कॉस्ट फंक्शन हो गया जिससे आपको मिनिमाइज करना है। और देखो ये एक वेरिएबल में भी कन्वर्ट हो गया है। अब बस आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा dc बाई डी एक्स इज इक्वल टू 280 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन शून्य होगा, 180 x का डेरिवेटिव 180 होगा और इसका डेरिवेटिव 720 बाई एक्स स्क्वायर होगा। क्या कोई मुझे बताएगा ये करिश्मा कैसे हुआ? अरे x की पावर -1 मानो, 1 अपॉन एक्स है, इसे x की पावर -1 मानिए, तो x की पावर -1 का डेरिवेटिव माइनस एक्स की पावर -2 मतलब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यही मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है, नाउ ऐसा डिफरेंशिएट करने के बाद आप निकालते हैं क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल पॉइंट। तो इसे 0 से इक्वेट करेंगे आप, तो दिस विल बी 180 इज इक्वल टू 720 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 बाई 18। इसे कट करो आप लोग, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 9 ज़ा 18, दिस विल बी 2 3 ज़ा 6, 1 2 2 2 6 ज़ा 12, है ना, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, यानी कि मेरे पास आ रहा है 4 और x आएगा मेरे पास 2। आप चिल्ला के कह रहे हो मैम प्लस माइनस तो लिखो, मैं कहूँगी नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि x क्या है, x डायमेंशन है, x इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विच कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो x सिर्फ +2 आपको लेना है, यही आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब हमें खुश नहीं होना है, खुश बिल्कुल नहीं होना है हमको कि x तो मिल गया, मैम कॉस्ट पता करनी है, यहाँ पे डाल दो x को और आपको पता चल जाएगा कि पूरा टैंक बनाने में कितना पैसा देना पड़ेगा। मैं कहूँगी नहीं, इतना किया तो आधे नंबर कट जाएंगे और इतनी मेहनत की थी आपने। इसके बाद क्या करेंगे आप, चेक करेंगे क्या x इक्वल टू 2 जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, क्या इस क्रिटिकल पॉइंट पे आपको कॉस्ट मिनिमम मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। वैसे तो मिलेगी, लेकिन अगर नहीं दिखाओगे तो हाफ मार्क्स इसमें कट हो जाएंगे, इसीलिए हम चेक करके भी बताएंगे कैसे। इसको आओ एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि dc बाई डी एक्स, हमारे पास dc बाई डी एक्स कितना है, dc बाई डी एक्स हमारे पास है 180 माइनस 720 बाई एक्स स्क्वायर, 180 माइनस 720 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख दो आप। चलो जी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, तो d2c बाई डी एक्स स्क्वायर, 180 का डेरिवेटिव शून्य, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाहर आएगा, तो ये होगा 720 इंटू 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और x की पावर -3 नीचे लेके आ जाओ। आपके पास x की वैल्यू आई है 2, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर डबल डेरिवेटिव पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है, सो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ मिनिमा। ये मिनिमा की कंडीशन है, किसकी है, मिनिमा की कंडीशन है, मिनिमा की कंडीशन है, मतलब लीस्ट कॉस्ट आपको मिलेगा इस पे। तो आप कहोगे ठीक है जी, अब हम आपको बता देते हैं कि कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। सो लीस्ट कॉस्ट इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू लीस्ट कॉस्ट का फंक्शन है 280 प्लस 180 एक्स, 280 प्लस 180 एक्स प्लस 720 बाई एक्स स्क्वायर, लेट मी चेक कितना है, प्लस 720 बाई एक्स इतना है। ये आपका लीस्ट कॉस्ट का फंक्शन था, ठीक है। यहाँ पे बस आप x की वैल्यू 2 रखो, आपको पता चल जाएगा कि एक ऐसा टैंक बनाने में आपको कितना पैसा देना है। तो x की जगह पे जब आप 2 रखेंगे तो c इज इक्वल टू 280 प्लस x की जगह पे 2, तो 360 प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 0 360, यानी कि 720 प्लस 280, 8 9 10, है ना, 1000, मतलब सिर्फ 1000 रुपये में आपका टैंक बन रहा है। तो c इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ में आपका टैंक बन जाएगा, ठीक है। चलो, सो ये रहा आपका क्वेश्चन, हो जाता है कंप्लीट। बहुत अच्छे तरीके से आराम से धीरे धीरे समझना है, और ये जो क्वेश्चंस है ना आपके केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, ये अच्छे वाले क्वेश्चन इन पे बना के पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं था कि ये बहुत डिफिकल्ट था, इसको आप लोग डिकोड कर सकते थे, राइट। क्या बोला था इनने कि एक रेक्टेंगुलर बेस होना चाहिए, रेक्टेंगुलर साइड होना चाहिए, और ऊपर से आपका टैंक ओपन होना चाहिए। और हम आपको बता देते हैं कि रेक्टेंगुलर बेस बनाने में अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया बनाते हो तो आपको 70 रुपये देने हैं, और साइड्स में जो 4 साइड्स है आपके टैंक में, उसमें अगर आप 1 मीटर स्क्वायर बनाते हो तो आपको 45 रुपये देना है। आप हमें बता दीजिए कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। टैंक कैसे बनेगा, जब उसमें बेस होगा और 4 साइड होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बेस का एरिया निकालेंगे। हमने डायमेंशंस लिख दिए, पहले तो मैं डायग्राम को ड्रॉ किया, दिस इज x, ये y कहा,
ये तो गिवन था 2 और इसकी वॉल्यूम भी हमारे पास गिवन थी। वॉल्यूम कितनी थी हमारे पास 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम से बाद में बात करेंगे। अभी हम जानते हैं कि जो बेस है इस टैंक का इट इज़ रेक्टेंगुलर और इसकी डायमेंशन है एक्स एंड वाई। तो हमने एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकाला, यानी कि ये जो बेस है विच इज़ DFGC, इसका एरिया कितना आया एक्स वाई मीटर स्क्वायर। और बेस में अगर आप 1 मीटर स्क्वायर बनाते हो ना 70 रुपये देना है आपको, तो XY मीटर स्क्वायर बनाना है तो कितना पैसा दोगे 70 XY दोगे। फिर आपको साइड्स बनानी थी, तो मैंने कहा कि आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड के डायमेंशन सेम है, तो इनके लिए आप अलग से लिख लें कि x इंटू 2 और यहाँ पे भी x इंटू 2, सो 2x प्लस 2x 4x। आगे और पीछे वाली साइड अगर बनाते हो तो 4x इंटू 45, दैट मीन्स आपको 180 रुपये देना है, 180x, ठीक है। और ये वाली साइड्स के डायमेंशन सेम थे, 2y, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2y, लेंथ इंटू ब्रेथ 2y मतलब 4y। कितना पैसा देना है 45, मतलब कि 180y, ठीक है। तो हमने टोटल पैसा निकाला यहाँ पे, एरिया ऑफ ऑल 4 साइड्स, कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर 45 है, तो इसके लिए कॉस्ट कितना आ जाएगा 45 इंटू 4x प्लस 4y, साथ में लिख दिया अपन ने। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऐसा आया। हमने कहा या तो समस्या है, मिनिमाइज इसको करना है, लेकिन 2 वेरिएबल है। मैंने कहा कोई समस्या है ही नहीं, वॉल्यूम गिवन है 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा टैंक का, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, x इंटू वाई इंटू 2। इससे कंपेयर किया तो y आ गया। y की वैल्यू यहाँ रखी, ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ, डिफ्रेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, x की वैल्यू 2 आ गई। खुश तो होना ही नहीं इतनी जल्दी, डबल डेरिवेटिव लगाएंगे और चेक करेंगे क्या ये कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन फॉर लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैंने डबल डेरिवेटिव करके चेक किया तो इट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है मतलब इट इज अ कंडीशन फॉर मिनिमा, और कंडीशन फॉर मिनिमा है मतलब x इक्वल टू 2 बिल्कुल सही है। अपने कॉस्ट फंक्शन में डालिए, आपको c की वैल्यू मिल जाएगी 1000, और इस तरीके से आपका ये प्यारा सा क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक बार रीड कर लो आप, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर, और सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर, इन दोनों के पेरीमीटर का जो सम है दैट इज इक्वल टू k, वेयर k इज सम कांस्टेंट। ओके, प्रूव करना है आपको कि सम ऑफ देयर एरियाज, इसका एरिया और इसका एरिया का जो सम है इज लीस्ट, इसको आपको लीस्ट बताना है। व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इसका मतलब इज इक्वल टू डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपको प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, इन दोनों का एरिया लीस्ट है, लेकिन कब, वो चीज आपको प्रूव करनी है। कब, जब साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर को 2 टाइम्स ऑफ r आपको प्रूव करना है। और इन्हें कहा है कि इन दोनों का एरिया जो है वो लीस्ट है, और ये कहा है कि इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो k है, इट इज कांस्टेंट। तो पूरी कंडीशन को लिखते हैं, एक एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक काम करो आप लोग, लेट x बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, x बी द साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो सबसे पहले हमेशा अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया करो, कौन से वेरिएबल्स हैं उन्हें लिख दिया करो। लेट x बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट A be their combined areas, A be their combined areas, इन दोनों फिगर का जो combined areas है वो A है, क्योंकि हमें दोनों के combined area से ही मतलब है, उन दोनों को ही लीस्ट बताना है, ठीक है। आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, टू प्रूव कि साइड ऑफ द स्क्वायर यानी कि x इज मतलब इज इक्वल टू, डबल मतलब 2, किसका डबल, रेडियस का डबल। ये चीज आपको प्रूव करनी है कि x इज इक्वल टू 2r है। ओके, आपको यहाँ पे कुछ गिवन भी है। क्या गिवन है कि इन दोनों का जो पेरीमीटर है, सर्कल और स्क्वायर का जो पेरीमीटर का सम है दैट इज कांस्टेंट। अब समस्या तो ये है, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अरे पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो सर्कल है इसकी रेडियस ले लो आप r, और जो स्क्वायर है इसकी साइड ले लो x।
तो इन दोनों का जो पेरीमीटर है इट इज कांस्टेंट। तो सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड यानी कि 4x, दिस इज इक्वल टू k, ये आपको गिवन है। ओके चलो आप जानते हो गिवन का क्या काम होता है। गिवन से हम 100% किसी ना किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं क्योंकि वो काम आ जाता है आगे, इससे बाद में बात करेंगे। अब हमको क्या बोला है इनने कि प्रूव करें कि इनका जो सम है दोनों का, सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, मतलब आपका सर्कल और आपके स्क्वायर का जो एरिया का सम है वो लीस्ट है, ये आपको बताना है। कब लीस्ट है उस कंडीशन को प्रूव करना है। कब लीस्ट है जब साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 टाइम्स द रेडियस, इस टाइम पे आपका जो सम ऑफ द एरियाज है वो लीस्ट है। तो मैंने कहा ठीक है लिख देते हैं कि हमको ना यहाँ पे लीस्ट बताना है इनके एरियाज के सम को, मतलब कि सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसको लीस्ट करना है, प्रूव करना है, ये गिवन है। ये आप जानते हैं कि जिसको भी लीस्ट मैक्सिमाइज मिनिमाइज ग्रेटेस्ट करना होता है उसी को डिफरेंशिएट करना होता है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ये तो 2 वेरिएबल्स हैं x और r, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे मैम, तो कोई समस्या नहीं है। आपके पास यहाँ पे गिवन वाली कंडीशन है, इस गिवन वाली कंडीशन में से आप एक काम करो r की वैल्यू निकाल लो। तो जब आप यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा 2 पाई r इज इक्वल टू k माइनस 4x, यानी कि r आपके पास आएगा k माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 पाई। चेक करो ये r आ गया। अब इस r को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका ये जो एरिया है इन दोनों फिगर का जो एरिया है वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमारे पास r है k माइनस 4x डिवाइडेड बाय क्या लिखा है 2 पाई, k माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 पाई इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका a फंक्शन। ओके ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। मैम k भी तो है, अरे k तो कांस्टेंट है ना, तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक काम करो इसे ओपन भी कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है 2 पाई का स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें आप तो k स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द एरिया। ओके एक वेरिएबल में हो गया। चलो जी इसे डिफरेंशिएट करें। उससे पहले इस पाई से ये पाई आपका जा सकता है तो 1/4 पाई ये वाला टर्म प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म्स में, सो dA बाई dx क्या हो जाएगा 1/4 पाई, के स्क्वायर कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन 0, 16x स्क्वायर का डेरिवेटिव 32x होगा और यहाँ पे माइनस 8k प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के टर्म्स में 2x हो जाएगा। यहाँ से 8 कॉमन ले लो आप, 8 बाहर आ गया, ठीक है 8 बाहर गया यहाँ से, तो 8 4 ज़ा 32 होता है, यहाँ पे 8 लिखा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो ये 2 बाई पाई बन जाएगा। ये आपका dA बाई dx आ रहा है, आपने इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब आप क्या करेंगे क्रिटिकल कंडीशन निकालने के लिए dA बाई dx को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ये रखा है dA बाई dx दैट इज 2 बाई पाई 4x माइनस के प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है इसको ले जाओ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x, 2 से 2 चला गया तो ये हो रहा है 4x माइनस के इज इक्वल टू 2 से 2 गया माइनस पाई x, ठीक है यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। सो 4x प्लस पाई x इज इक्वल टू k, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है इसको मैं यहाँ लेके आ गई, मैंने k की वैल्यू निकाल ली, या फिर चाहूँ तो मैं x भी निकाल लूँगी, देख लूँगी मुझे किसकी ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल तो ये मेरा क्रिटिकल कंडीशन है। ओके मुझे एरिया को लीस्ट करना है, क्या गारंटी है कि इस कंडीशन के लिए एरिया लीस्ट हो जाएगा, तो चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। आओ इसे एक और बार डिफ्रेंशिएट करें, तो d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 बाई पाई तो कांस्टेंट है, बात ही मत करो उससे, ऐसे लिखे रहने दो। 4x का डेरिवेटिव 4 होगा, k का डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस 2x, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 2x क्या हो जाएगा 2। तो ये मेरे पास सब कुछ कैसा आ रहा है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। यहाँ तो मुझे क्रिटिकल कंडीशन रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सब इस क्रिटिकल कंडीशन के लिए ही हुआ है।
तो 4x प्लस पाई एक्स के लिए ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है। और अगर डबल डेरिवेटिव पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पे, पर्टिकुलर क्रिटिकल कंडीशन पे ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब ये जो पॉइंट है इट इज अ कंडीशन ऑफ मिनिमा। ये क्या है? मिनिमा की कंडीशन है, लीस्ट की कंडीशन है, इट इज अ कंडीशन ऑफ मिनिमा। मतलब मेरी जो कंडीशन ये निकली है बिल्कुल सही निकली है। अच्छा, अब करना क्या था क्वेश्चन में, ये तो भूल ही गए। आओ जरा क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे प्रूव करना था कि x इज इक्वल टू 2r है, तो मैंने कहा ठीक है, x इज इक्वल टू 2r प्रूव करना है ना। तो यहाँ पे आइए आप लोग, x इज इक्वल टू 2r, ये जो गिवन वाली कंडीशन है ना, आपको उसके पास ही जाना है। इस गिवन वाली कंडीशन में k की वैल्यू रख दो आप, ठीक है। इस फिगर को हटाती हूँ मैं यहाँ से और यहीं आगे सॉल्व कर देती हूँ। सो गिवन वाली कंडीशन में अगर आप k की जगह पे जो अपनी कंडीशन आई थी उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे लगता है आप सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। k की वैल्यू क्या है? 4x प्लस पाई एक्स, 4x प्लस पाई एक्स। सो r इज इक्वल टू 4x प्लस पाई एक्स माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 पाई। क्या देख रहे हैं आप लोग? 4x माइनस 4x चला गया, पाई से पाई चला गया, तो r इज इक्वल टू एक्स बाई 2 आ रहा है। अगर मैं अच्छे से कहूँ तो x इज इक्वल टू 2r आ रहा है और आपको यही प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना सिंपल था, कुछ था इस क्वेश्चन में, रीड करो समझ जाओगे। एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, इन दोनों के जो पेरीमीटर का सम है दैट इज कांस्टेंट। तो मैंने कहा ठीक है जी, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, सपोज उसकी रेडियस r है, स्क्वायर का पेरीमीटर 4x, इन दोनों का सम है k। मैंने निकाल ली r की वैल्यू यहाँ से। इसके बाद मुझे इनने कहा था कि इनका जो सम ऑफ एरियाज है ना इन दोनों फिगर का, वो लीस्ट है। लेकिन कब लीस्ट है वो आप प्रूव करेंगे। x इक्वल टू 2r जब है, साइड ऑफ द स्क्वायर अगर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है, तो इन दोनों का जो सम है वो लीस्ट है, ये आपको बताना है। तो एरिया को लीस्ट करना है, हमने तो सिर्फ शब्दों को पकड़ना है, लीस्ट जो भी लिखा है उसे ही डिफरेंशिएट करना है, जो लास्ट में कंडीशन है उसे प्रूव करना है। तो इन दोनों का एरिया लीस्ट है। व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड इनटू साइड, तो मैंने लिख दिया। समस्या क्या? 2 वेरिएबल्स, तो मैंने कहा कोई समस्या नहीं है। गिवन वाली कंडीशन में से मैंने r की वैल्यू निकाली, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इसको थोड़ा सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, देन आई डिफरेंशिएटेड इट। मैंने इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ मुझे मिला कितना? 32x, यहाँ मुझे मिला -8k, मैंने कॉमन ले लिया, प्लस 2x, और यहाँ से चीज़ों को कट कर दिया। ओके, तो ये कुछ ऐसा आया। फिर डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल कंडीशन निकालने के लिए गए आप, तो क्रिटिकल कंडीशन मैंने k के टर्म्स में निकाल के रख लिया। क्या गारंटी है कि इस कंडीशन पे लीस्ट एरिया मिलेगा? तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाए तो सब कुछ पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब 100% इज अ कंडीशन ऑफ मिनिमा। जब ये गारंटी आपको मिल गई है कि मिनिमा की कंडीशन है ये, मतलब इस क्रिटिकल कंडीशन और गिवन वाली कंडीशन की हेल्प से जो मुझे प्रूव करना था, क्या कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 टाइम्स द रेडियस, वो मैं प्रूव कर दूंगी। इस गिवन वाली कंडीशन की जो लास्ट स्टेप है, इसको मैंने उठाया और जो k की वैल्यू आई थी उसको रखा, तो उससे मैंने ये पाया कि x इज इक्वल टू 2r आ रहा है, और हैंस प्रूफ हो गया मेरा ये क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल है, पेपर में आ सकता है, स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, रीड करो, सिंपल है। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। रेक्टेंगुलर शेप की विंडो है और ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, यानी कि विंडो कैसी है? विंडो कुछ इस तरीके की है, रेक्टेंगुलर है और ऊपर क्या है? सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपकी विंडो है यहाँ पे। ओके, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। ये क्वांटिटी आपको गिवन है कि इस विंडो का जो टोटल पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज। तो जो टोटल बाउंड्रीज की लेंथ है, मतलब दिस लेंथ प्लस दिस प्लस ये आर्क प्लस ये, तो इस पूरे बाउंड्रीज का जो मेजरमेंट है टोटल, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। मैंने कहा ओके, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। आपको इस विंडो के डायमेंशंस निकालने हैं। टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, मैक्सिमम लाइट बाहर आए पूरे विंडो में से, मैक्सिमम लाइट आपकी बाहर आए
तो ऐसे विंडो के क्या डायमेंशंस होने चाहिए ये आप हमें बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले तो हम डायमेंशंस खुद लिख देते हैं। क्या कि मान लो ये जो है ना, दिस पूरा इज इक्वल टू एक्स, ये जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है ये पूरा है y, और ये भी ऑटोमेटिकली y हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपकी विंडो है, रेक्टेंगुलर है, मतलब ये दोनों बराबर है। अब ऊपर इस विंडो की सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, मतलब ये सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि सेमी सर्कल में भी हमको डायमेंशन तो चाहिए रहता है, इसके लिए कोई अलग सा डायमेंशन नहीं लोगे आप। जितना इसका लेंथ है ना उतना ही इसका डायमीटर का रोल प्ले करेगा x, ठीक। मतलब अगर मुझे इसकी रेडियस कोई पूछे ना मुझसे, तो इसकी रेडियस क्या होगी, x/2 होगी। लेकिन विंडो ऐसी नहीं है कि यहाँ से ये बंद है ना, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, पूरा बोला है सेमी सर्कुलर ओपनिंग, यानी सिर्फ ऐसा दिखता है ये। लेकिन ये हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें एरिया के बारे में चर्चा करनी है बाद में, इसीलिए। तो आप इतना समझिए कि इसका जो लेंथ है दैट इज x, अगर ये x है तो डेफिनेटली ये पूरा x होगा, और अगर ये पूरा x होगा तो दैट विल एक्ट एज अ डायमीटर। लेकिन तो इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस इज डायमीटर का हाफ, यानी कि x/2। तो इसकी जो रेडियस होगी, यहाँ पे कोई लाइन नहीं बनी है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, लेकिन आपको तो भी रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस क्या होगी, x/2 होगी। y, क्योंकि ये पूरा x यहाँ तक आएगा तो इसका आधा विल बी द रेडियस विच इज x/2। ये y है तो ये भी y होगा। ओके, अब इन क्वेश्चन वालों ने कहा है कि डायमेंशंस बता दो विंडो के, यानी आपको x और y चाहिए। तो आप लिखेंगे लेट द डायमेंशंस ऑफ द विंडो बी x एंड y। लेट डायमेंशंस, ये डायग्राम बनाने हैं आपको पेपर में। लेट डायमेंशंस ऑफ विंडो, मतलब विंडो की लेंथ आप x ले लो और विड्थ को y ले लो। लेट द डायमेंशंस ऑफ विंडो बी x एंड y मीटर रिस्पेक्टिवली। पेरीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। सो पेरीमीटर इज गिवन। पेरीमीटर क्या होगा इस विंडो का, वैसे तो पेरीमीटर 10 है, लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे पूछा फाइंड करने के लिए, तो कैसे फाइंड करोगे मैम, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, मतलब x प्लस वाई, ये वाला आप हमें बताएंगे, ये हम आपको बता देते हैं y, मतलब x प्लस वाई प्लस ये वाला हिस्सा। तो इस वाले हिस्से का पेरीमीटर क्या होगा, जो सेमी सर्कल होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है पाई r, है ना। एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई r। अगर मैं आपसे पूरा सर्कल पूछती तो आप 2 पाई r कहते, लेकिन मुझे पूरे सर्कल का पेरीमीटर थोड़ी चाहिए, मुझे सिर्फ आधे सर्कल का पेरीमीटर चाहिए, मतलब इसका पेरीमीटर इज पाई r। ओके, तो इस सेमी सर्कुलर आर्क के पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पाई इंटू रेडियस। तो इसकी रेडियस क्या है, x/2, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था। तो आप लिखेंगे कि इस फिगर का जो एरिया होगा दैट विल बी x प्लस वाई प्लस इस सेमी सर्कुलर आर्क का पेरीमीटर दैट इज पाई r। r क्या है यहाँ पे, x/2 प्लस y। तो ये पूरा मिला के 10 मीटर है, ठीक है। अगर किसी को ऐसा कंफ्यूजन होता है तो याद करो, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r। तो सर्कल का आधा कर दूंगी अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा, पाई r। यहाँ पे मेरा r कौन है, x/2 है। तो मैंने इस तरीके से इस पूरे फिगर का पेरीमीटर आपको बता दिया, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, राइट। तो x प्लस वाई प्लस पाई x/2, क्योंकि पाई r पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है। यहाँ मेरा r कौन है, x/2 है। क्यों है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, प्लस y। तो दिस इज इक्वल टू 10, दिस थिंग इज गिवन, ये क्वांटिटी गिवन है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, x प्लस 2y प्लस पाई x/2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब एक काम करो, इन सबको वहां ले जाओ, y को अकेला कर लेते हैं अपन, आगे कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, अभी से लिख के रख देते हैं, ठीक है। मैं y को अकेला कर देती हूँ। सो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स माइनस पाई x/2। ये 2 जो यहाँ बैठा है सब में डिवीजन में जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे x/2 और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। तो मैंने अपने y को निकाल के रख लिया है, हो सकता है आगे मुझे इसकी ज़रूरत पड़े, तो मैंने पहले से लिख दिया। अब इनने मुझसे पूछा है कि आप हमें विंडो के डायमेंशंस बताइए, आप हमें x एंड y के मेजरमेंट बताओ, लेकिन किस केस में, उस केस में जब इस विंडो में से
मैक्सिमम लाइट बाहर आए। तो इसका क्या करना है अपन को, किस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इस विंडो से मैक्सिमम लाइट बाहर आए, मतलब मैक्सिमम एरिया अगर होगा विंडो का तभी तो मैक्सिमम लाइट बाहर आएगी। ये बात मानते हो या नहीं? इनने कहा है कि आप हमें डायमेंशंस बता दीजिए विंडो के टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, सबसे ज्यादा लाइट बाहर आए। तो अगर विंडो बड़ी होगी तो लाइट ज़्यादा आएगी, मतलब विंडो के एरिया पे डिपेंड करता है कि कितनी लाइट आएगी। तो यानी कि आपको किसको मैक्सिमाइज करना है, आपको एरिया ऑफ द विंडो मैक्सिमाइज करना है। ये बात कितने बच्चे समझ गए? क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट ए बी द एरिया ऑफ द विंडो, ए बी द एरिया ऑफ विंडो। तो एरिया ऑफ विंडो को ही आपको मैक्सिमाइज करना है। क्या मैक्सिमाइज करना है आपको? एरिया ऑफ विंडो। सो मैक्सिमाइज करेंगे आप ए को। अब ये एरिया ऑफ विंडो निकालोगे कैसे? तो मैंने कहा समस्या क्या है, देखो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं हम, तो पेरीमीटर में दिक्कत होती है, एरिया में कभी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का एरिया निकालना है तो इस इतने हिस्से का एरिया कैसे निकालोगे आप? ठीक है, इन सबको हटाओ, पेरीमीटर में ही समस्या होती है, एरिया में कभी समस्या नहीं होती। एरिया, ये जो विंडो है ना मेरी, ये विंडो बनी कैसे है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल वाला पोर्शन का एरिया है ना, रेक्टेंगल वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे हम, और फिर ऊपर रखे सेमी सर्कुलर आर्क का एरिया निकालेंगे। ऊपर रखे सेमी सर्कुलर आर्क का आप एरिया निकालेंगे। ठीक है, जब इन दोनों का एरिया आप निकाल के ऐड करेंगे तो आपके विंडो का एरिया आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट, तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। जब आप ये काम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा इस विंडो का एरिया। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि जो एरिया ऑफ विंडो है दैट विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ XY प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है मैम? याद नहीं है। सर्कल का एरिया क्या होता है? याद है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो जब आप लोगों को सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल क्या है? सर्कल का आधा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे ऊपर रखे उस सेमी सर्कल आर्क का जब आप एरिया निकालेंगे तो दैट विल बी पाई बाई 2 आर स्क्वायर। आर क्या था? x बाई 2, तो उसका स्क्वायर। क्या यहाँ तक सब ठीक है? राइट, रेडियस क्या थी? x बाई 2 थी। ओके, चलो अब यहाँ पे समस्या है, इसे मैक्सिमाइज करना है, दो वेरिएबल में है। तो इसका तो हमने पहले से ही काम तैयार करके रख लिया था, हमको पता था गिवन का काम तो यही होता है ना। तो यहाँ से हम y की वैल्यू उठा के वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और क्वेश्चन हमारा अच्छा सा बन जाएगा। सो a इज इक्वल टू x, y क्या है? 5 माइनस एक्स बाई 2, 5 माइनस एक्स बाई 2 माइनस पाई एक्स बाई 4 ये रखा, प्लस पाई बाई 8। मैम ये कैसे लिखा? अरे 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका फंक्शन जिसको करना है मैक्सिमाइज। इसको थोड़ा और अच्छा बना ले। कैसे बनाओगे अच्छा? x का मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, x का मल्टीप्लाई करो फिर डिफरेंशिएट करेंगे। मैं क्यों लगाऊं प्रोडक्ट रूल यहाँ पे, है ना। x का मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई बाई 8 एक्स स्क्वायर। क्या यहाँ तक सब ठीक है? चलो ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें क्या? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो a इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। मैं यहाँ से माइनस पाई एक्स स्क्वायर को ना कॉमन ले लेती हूँ, तो दिस विल बी 1/4 माइनस 1/8। एलसीएम होगा 8, 2 माइनस 1 मतलब 1/8। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे 1/8 मिला, मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ठीक है, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 8, एलसीएम परफेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या करें? अब सुनो, डिफरेंशिएट कर दो। अब क्या करोगे? एरिया को मैक्सिमाइज करना है। जितना सिंप्लीफाइड मैं आपको लिख के दे सकती थी मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख दिया है। एक वेरिएबल में है, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो। तो इसे जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको dA बाई dx कितना मिलेगा?
5x है तो 5, यहाँ पे मिलेगा x, यहाँ पे मिलेगा π/4x। ये आपने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। डिफ्रेंसिएशन में तो समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 5 आपने पढ़ा है, उसके बाद चैप्टर 6 में आए हो और चैप्टर 6 के डिफ्रेंसिएशन आप खुद ही देख रहे हो कितने सिंपल है। ओके राइट, तो ये 2x हो जाएगा, 2 से 2 गया, यहाँ पे 2x, 2 1 2 4 तो ये dA/dx आ गया। अब dA/dx आ गया, क्या करना है इसका, इसे 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल कंडीशन निकालनी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि dA/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, 5 - x माइनस π/4x इज इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट कर दिया। अब क्या करूं, x की वैल्यू निकाल लो ना मैम, ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को वहां ले जाओ, तो 5 इज इक्वल टू x प्लस π/4x, ठीक है, ये क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 4x प्लस πx/4, 4 को उठा के यहाँ लेके आओ, 4 इंटू 5 20, x कॉमन ले लो, तो 20/4 प्लस पाई इज इक्वल टू x, ये तो आ गया x, और आपको डायमेंशंस चाहिए थे विंडो के, तो x तो आ गया, लेकिन खुश तो नहीं होना है, क्यों, क्या गारंटी है कि इस पे मैक्सिमाइज की कंडीशन बनेगी, मतलब आप अपने dA/dx को एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, इसे रखोगे और देखोगे कि क्या डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ भी रहा है या नहीं। तो चलो जी इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब आप अपने dA/dx को एक और बार डिफरेंशिएट करने निकले तो ज़रा चेक तो करो कितना आएगा, 5 0 है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, माइनस π/4x का डेरिवेटिव माइनस π/4। तो इस क्रिटिकल कंडीशन के लिए कि x जब 20/4 प्लस पाई है तो दिस क्वांटिटी इज डेफिनेटली लेस देन 0। मुझे तो x रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही समझ में आ गया कि वो लेस देन 0 है, क्योंकि x रखने की जगह है ही नहीं, माइनस कॉमन लोगे लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 आ रहा है, मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा की कंडीशन है। और अगर ये मैक्सिमा की कंडीशन है तो लाइफ के सभी दुख हो जाते हैं ख़त्म, क्योंकि x है आपका 20/π/4 या 4/π, और y क्या होगा, आप जाएंगे अपने गिवन वाले कंडीशन पे, गिवन वाले कंडीशन में यहाँ पे y जो है 5 - x/2 है, 5 - x/2 माइनस π/4x। एक बार चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू रख देंगे, 5 - x/2, 5 - x/2 माइनस π/4x, माइनस π/4x, तो x की वैल्यू आप रख दीजिए, तो दिस विल बी y इज इक्वल टू 5 माइनस 10/π+4। मैम 10 क्यों लिखा, अरे 20 था, नीचे 2 था, तो 10 ही तो आएगा। मैम हमने तो पूछा ही नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे x क्या है 20, तो ये हो जाएगा 5 πx डिवाइडेड बाय π+4। कोई कुछ पूछना चाहता है क्या, कुछ पूछना चाहते हो आप लोग, देखो 4 1 जा 4 5 जा, ठीक है, तो 5 पाई, x क्यों लिखा आपने, गलती से लिख दिया, चलो इसको हटाते हैं, x किसी काम का नहीं है वहाँ पे, ठीक, x की जगह पे तो लिखा है 20/π+4, तो x की जगह पे 20/π+4, पाई बचेगा, 4 5 20, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक। अब क्या करें, π+4 को कॉमन ले लो, नहीं लेंगे कॉमन, π+4 का एलसीएम ले लो आप, तो π+4 का एलसीएम लो सीधे, π+4 जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करें, 5 पाई प्लस 20 माइनस 10 माइनस 5 पाई, चेक करो क्या हो रहा है, प्लस 5 पाई माइनस 5 पाई, तो उड़ गया, उड़ता है तो उड़ने दो। आपके पास क्या आया, 20 माइनस 10 मतलब कि 10, यानी x आ रहा है ये, y आ रहा है ये। इस डायमेंशन की अगर आपने विंडो बना दी ना तो आपको मिलेगा मैक्सिमम एरिया, मतलब मैक्सिमम लाइट आपके घर में आएगी, ठीक है। तो जब विंडो बनाओ तो यूज कर लेना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या करना था आपको, बस क्वेश्चन को पढ़ के समझना था, ठीक है। ये पेरीमीटर एरिया, ये आपने 7th 8th क्लास में बहुत सीखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेरीमीटर गिवन था, हमने कहा ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड्स x प्लस वाई, इस आर्क का सम विच इज पाई आर, आर कौन है x/2 प्लस वाई, 10 से इक्वेट किया, हमको y मिल गया। फिर हमने एरिया पे आए, हमने कहा एरिया में कोई समस्या ही नहीं है, रेक्टेंगल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया लिख दिया यहाँ पे, राइट। y को यहाँ रखा, x के टर्म्स में आया, डिफ्रेंशिएट किया, हमने x निकाला। खुश तो होते ही नहीं हम जल्दी, मैथ्स वाले कैसे खुश हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या डबल डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 है या नहीं है।
क्योंकि डबल डेरिवेटिव इस क्रिटिकल कंडीशन पे जब लेस देन 0 होगा तभी मैक्सिमा की कंडीशन होगी, तो वो तो आसानी से आ गया। उसके बाद जब x मिल गया तो y के लिए गए गिवन वाली कंडीशन में, रखा, एलसीएम लिया और y तक पहुंच गए। तो इस डायमेंशंस की विंडो बनाओ, मैक्सिमम लाइट आपके घर में आएगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर चलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल सा क्वेश्चन है, रीड करो बस। A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides of the triangle. हाइपोटेनियस के बारे में चर्चा की है, मतलब आपका जो ट्राइंगल है इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, इसका नाम है ए बी सी। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज 90 डिग्री, AC इज द हाइपोटेनियस। इस हाइपोटेनियस पे आपको एक पॉइंट लेना है P, और इस पॉइंट के बारे में कुछ बताया है इनने कि ये जो पॉइंट है ना, ये A डिस्टेंस और B डिस्टेंस की दूरी पे है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ये जो मेरा पॉइंट P है ये इस साइड से कितनी दूर है, A डिस्टेंस की दूरी पे है। ये जो मेरा पॉइंट P है ये इस साइड से कितनी दूर है, B डिस्टेंस की दूरी पे है। ऐसा इन्हें दे दिया है हमको कि पॉइंट P जो है बेसिकली इट इज एट अ डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के साइड से A डिस्टेंस और B डिस्टेंस की दूरी पे है, तो हमने ऐसा बना दिया। ओके, हमें करना क्या है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज दिस। तो जो हाइपोटेनियस की लेंथ है उसे तो आपको मिनिमाइज करना है, तो आप लिखेंगे आपको यहाँ पे मिनिमाइज करना है हाइपोटेनियस को, एंड द हाइपोटेनियस इज AC, और उसकी जो लेंथ आनी चाहिए ये आपको लेके आना है A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 और इस पूरे की पावर 3/2। ये चीज़ आपको ना मिनिमाइज करना है AC को, और AC को जब मिनिमाइज कर दोगे तो उसकी लेंथ ये आनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसको लेके मत चलना, वरना इसी को डिफरेंशिएट करने लग जाओ, नहीं, ये लाना है। पहले तो हाइपोटेनियस को मिनिमाइज करोगे, और जब हाइपोटेनियस को मिनिमाइज कर दोगे तो उसकी लेंथ इतनी आनी चाहिए, ये आप लेकर आओगे, ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने कहा ठीक है जी, दिया तो कुछ है ही नहीं इन लोगों ने, मैम ना इक्वेशन दी है ना गिवन कुछ दिया है। गिवन दिया है ना आपको, ये A और B की डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंशिएट क्या करें, इतना तो कह दिया है कि हाइपोटेनियस को मिनिमाइज करो। हाइपोटेनियस को मिनिमाइज करेंगे, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे ना तो वहां पे वो सब लिखा रहता था कि अगर आपको एरिया को मिनिमाइज करना है तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता था, हम उसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके अपने आंसर को लेके आ जाते थे, उसे डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ पे मैं अपने हाइपोटेनियस को क्या मिनिमाइज करूँ, इक्वेशन तो है ही नहीं। तो मैथ्स वाले हो ना, डरते क्यों हो, मैथ्स वाले हो, डरना नहीं आपको। आप यहाँ पे AC की इक्वेशन लेके आएंगे, फिर आप उसे डिफरेंशिएट करना, और फिर आप उसमें से जो भी कंडीशन बनेगी कंडीशन बनाना, और फिर ये लेके आ जाना। ठीक है, मतलब मैम आप ये कहना चाह रहे हो कि हमको AC की इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाए, AC बना कैसे है, पहले तो आप ये बताओ। AC बना है AC बना है AP प्लस PC से, चेक करो, AP प्लस PC से। मतलब अगर मुझे AC की इक्वेशन चाहिए ना तो मुझे AP चाहिए, PC चाहिए। ये P पॉइंट इनने मुझे दिया है, मतलब कुछ ना कुछ इस P पॉइंट की हेल्प से ही काम करना है आपको। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ रहा है हमको। ये और ये पैरेलल है ना, अगर ये थीटा लिया तो ये भी थीटा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या कर लोगे आप, अरे करेंगे ना कुछ काम। देखो ये थीटा है, ये थीटा है, दिस इज 90, तो इस थीटा के बारे में मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। ये थीटा जिंदगी में किस टाइप का एंगल रहेगा ये आप मुझे बताओ। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 90 है तो ये थीटा मेरा कैसा एंगल हो सकता है अपनी लाइफ में, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? इट विल ऑलवेज बी एक्यूट, ये हमेशा एक्यूट होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए। आपको याद रखना है ये चीज कि अगर ये 90 है ना तो यहाँ रखे मेरे ये दोनों एंगल्स जो भी बनेंगे दे विल ऑलवेज बी एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता, इसको हमेशा एक्यूट ही रहना पड़ेगा, राइट। तो ये थीटा तो मेरा हमेशा एक्यूट रहेगा, ये तो मैं मानती हूँ, है ना। अगर किसी का मन किया चलो मैम ऑब्ट्यूज ले लेते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, 90 से बड़े,
यानी कि 100 ले लिया किसी ने, तो ये दोनों को मिला के 190 हो गया। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्राइंगल की, कि सभी एंगल्स का जो सम होता है इट इज़ 180। यहाँ तो 2 ने ही 190 कर दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 है ना, तो बाकी के जो भी एंगल बनेंगे आपके ट्राइंगल में दे विल ऑलवेज बी एक्यूट, हमेशा हमेशा वो 90 से तो छोटे ही होंगे। मैम ये क्यों बता रहे हो आप, क्योंकि इसका लॉजिक काम आएगा क्वेश्चन के एंडिंग में, ठीक है। अभी बस आप इतना याद रखो कि ये जो थीटा आपने यहाँ पे लिया है ना, ये एक्यूट एंगल है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, थीटा बी द एक्यूट एंगल, और ये अंडरस्टूड है एक्यूट एंगल ही होगा, मैथ्स वाले हम तो जानते हैं इस चीज को, थीटा तो एक्यूट एंगल है, ओके। अब थीटा को बुलाने का लॉजिक क्या है, सी मुझे हाइपोटेन्यूज को मिनिमाइज करना है, मतलब हाइपोटेन्यूज को डिफरेंशिएट करना होगा, और बाद में आंसर मुझे अपने हाइपोटेन्यूज का ये लेके आना है, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं अपने हाइपोटेन्यूज को जब डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ तो इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन कहाँ से लेकर आएंगे, तो मैंने कहा देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, ये थीटा है, ये 90 होगा, ट्रायंगल इसका नाम E ले लो और इसका नाम आप F ले लो। ट्रायंगल PEC में, ट्रायंगल PEC में जरा साइन थीटा बताना मुझे कितना होगा। मैं आपसे कह रही हूं कि इन ट्रायंगल, चलो नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनाते हैं अपन, बहुत सारा काम डायग्राम से ही समझना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो A B C, ये रहा पॉइंट P, ये रहा E, दिस इज F, ये 90, ये रहा थीटा, ये A, ये रहा B। मैं आपसे कह रही हूं कि ट्रायंगल PEC में आप जरा मुझे साइन थीटा बता दो। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये थीटा है, ये 90 होगा। हाइपोटेन्यूज तो मैम PC है, परपेंडिकुलर तो A है, क्योंकि दो एंगल्स के बीच में जो लाइन होती है वो तो बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब A अपॉन PC, साइन थीटा विल बी A अपॉन PC। तो यहाँ से मुझे PC चाहिए, तो PC क्या होगा, A बाय साइन थीटा, ये यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ AC को, मुझे PC मिल गया। PC कितना आ रहा है मेरे पास, 1 कॉसेक थीटा आ रहा है। अब मैं जाऊंगी और इस वाले ट्राइंगल से बात करूंगी। मैंने कहा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ट्राइंगल AFP में आप मुझे कॉस थीटा बताएंगे, ट्राइंगल AFP में आप मुझे बताइए कि कॉस थीटा क्या होगा। AFP कॉस थीटा बता दो। तो AFP में कॉस थीटा मैम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दो एंगल्स के बीच की लाइन बेस होती है। तो यहाँ पे दो एंगल्स के बीच की लाइन ये है, तो दिस इज बेस, और हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट होता है, मतलब B अपॉन AP। तो यहाँ से जरा आप मुझे AP बता दो क्या होगा, B बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इज सेक थीटा, तो दिस इज B सेक थीटा। ये मेरे पास AP आ गया, AP और PC आ गया, यहाँ रखती हूँ तो मुझे AC मिल जाएगा, एंड AC इज माई हाइपोटेन्यूज, ओके। चलो तो मैं लिखूंगी यहाँ पे कि AC कैसे बना है, AC बना है AP प्लस PC से। मैंने कहा ठीक है, ये रहा AC, AP कितना आया, AP और PC है मेरे पास A कॉसेक थीटा और AP है मेरे पास B सेक थीटा, है ना। मैंने पहले A लिखना था फिर B, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, A कॉसेक थीटा प्लस B सेक थीटा इज माई AC। अब क्वेश्चन वालों ने कहा था कि आपको मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज बतानी है, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है दैट इज थीटा, क्योंकि अगर आपने डिफरेंट थीटा बनाए ना तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का चेंज होता जाएगा लेंथ। अगर मान लो थीटा ऐसा बनाया तो इस तरीके से हाइपोटेन्यूज मिलेगा, है ना, और बड़ा थीटा बनाया तो ऐसा कुछ जाएगा वो। तो यहाँ पे थीटा आपका वेरिएबल है, ओके। थीटा क्या है, आपका वेरिएबल है। यानी कि मुझे AC विच इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल, इसको मिनिमाइज करना है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगी DAC बाई डी थीटा, DAC बाय
डी थीटा। चेक करना, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ए तो नॉर्मल है, ऐसे ही रहेगा। कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है जी। बी सेक थीटा तो प्लस बी सेक थीटा टेन थीटा, ये आपका डी ए सी बाई डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा प्लस बी सेक थीटा टेन थीटा। अब आपने इसे डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्रिटिकल कंडीशन निकालते हैं। क्रिटिकल कंडीशन के लिए आप क्या करते हैं कि डी ए सी बाई डी थीटा को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो जब आप इसे जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस बी सेक थीटा टेन थीटा। नेगेटिव नेगेटिव चला गया, ओके। इसे लिख सकती हूं मैं कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चेक करो एक बार आप लोग, कॉस बाय साइन 1 बाय साइन, तो कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू बी सेक थीटा होता है कॉस थीटा, टेन थीटा होता है साइन बाय कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके का आया। अब आप क्रॉस कर दीजिए तो यहाँ पे जाएगा, ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ये यहाँ से हटा तो ये बन जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे a अपॉन बी कितना मिल रहा है, a अपॉन बी मुझे मिल रहा है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि टेन क्यूब थीटा, मतलब टेन थीटा मेरे पास आ रहा है a बाई बी की पावर 1/3। ये मेरे पास टेन थीटा आ रहा है। दिस इज माई क्रिटिकल कंडीशन, ये मेरी क्रिटिकल कंडीशन है, मेरी क्रिटिकल कंडीशन है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। टेन थीटा क्या है, a अपॉन बी की पावर 1/3। नाउ मुझे इस हाइपोटेन्यूस वाले फंक्शन को चेक करना है, क्या ये मिनिमाइज है या नहीं है। इसका मतलब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगी इन क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो चलो जी डिफरेंशिएट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मतलब उसे डाल के चेक करना है आपको, वरना आप वहाँ पे जाके टेन थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करने लगो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करना है आपको, डबल डेरिवेटिव करो, चेक करो कि क्या ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन जीरो आया d2ac बाई डी थीटा स्क्वायर, इसका मतलब कि दिस इज मिनिमम लेंथ, ये मिनिमाइज हो गया, और फिर अपन लेंथ के पास जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसे डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले मैं एक बार ट्रायंगल बनाऊंगी, लेकिन इस बार ट्रायंगल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपने यहाँ पे क्या देखा कि टेन थीटा आपके पास आया है a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3, ठीक है। ये आपके पास टेन थीटा आया है, चेक कर लिया आपने, ठीक है। अब ये डायग्राम का मैं क्या करने वाली हूँ मैं आपको 2 सेकंड बाद बताऊंगी। पहले चलते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं अपन। सो अपने पास DAC बाई डी थीटा कितना आया था, DAC बाई डी थीटा एक बार चेक करो कितना आया था, माइनस ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा, माइनस ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। आगे आ जाओ, कितना है, प्लस बी सेक थीटा टेन थीटा, प्लस बी सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। आओ इसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट जब आप करेंगे ना डबल डेरिवेटिव, तो सुनो, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। ये पहला फंक्शन ले लो, ये दूसरा फंक्शन ले लो, दिस इज इक्वल टू माइनस ए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो कॉसेक थीटा एज इट इज, कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस कॉसेक क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर माइनस ए एज इट इज, कॉट थीटा एज इट इज, कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इसमें मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ठीक। अब चलो बी सेक थीटा टेन थीटा को डिफरेंशिएट करने, ये पहला ये दूसरा फंक्शन, तो आप लिखेंगे प्लस बी सेक थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, प्लस बी टेन थीटा एज इट इज, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज योर सेक थीटा। बहुत आराम से बस डिफरेंशिएट करो, कुछ सोचो ही मत, बस आराम से एकदम चलते चलो, आपका काम होता जाएगा, ठीक है।
अब क्या करना है अपन को, अब एक काम करो आप इसको बस ऐसे लिखे रहने दो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्या ये जो d2ac बाई डी थीटा स्क्वायर, जो इतनी बड़ी सी एक्सप्रेशन मेरे पास आई है, क्या दिस d2ac अपॉन डी थीटा स्क्वायर को फॉर द क्रिटिकल कंडीशन दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी की पावर 1/3 के लिए मैं इसको ग्रेटर देन 0 कह सकती हूँ। मैम ऐसे कैसे कह सकते हो, आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स a बाई बी 1/3 रखना पड़ेगा। नहीं, मैं कह सकती हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि अगर tan थीटा मेरे पास a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 है, और tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा a की पावर 1/3, बेस यहाँ पे होगा b की पावर 1/3। मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस फाइंड कर सकती हूँ। हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी a की पावर 1/3 का स्क्वायर विच इज 2/3 प्लस बेस का स्क्वायर 2/3, 1/3 का स्क्वायर b की पावर 2/3। तो हाइपोटेनियस क्या होगी मैम, प्लस माइनस नहीं आएगा। वेरी गुड, मुझे लगा आप कहोगे प्लस माइनस आएगा। नहीं मैम, हाइपोटेनियस एक लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हाइपोटेनियस मेरे पास अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 आएगा। तो इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए अगर मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने जाऊं, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, वो मैं निकाल सकती हूँ, है ना। अगर मुझे टेन थीटा चाहिए, सेक थीटा चाहिए सपोज, तो सेक थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसका उल्टा कर दोगे तो सेक मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से इस ट्राइंगल की हेल्प से इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो थीटा आपने लिया था स्टार्टिंग में, याद करो थीटा कैसा था आपका, एक्यूट था। तो इन सब की जो वैल्यूज होगी ना इस ट्राइंगल के थ्रू जब आप निकालोगे तो ग्रेटर देन 0 ही आएगी, नेगेटिव आ ही नहीं सकती। इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आप कहेंगे डेफिनेटली दिस इज माई कंडीशन ऑफ मिनिमा, ये मेरी मिनिमा की कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस क्रिटिकल पॉइंट का काम क्या था, इस क्रिटिकल पॉइंट का काम था परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस निकालना। और इन रेशियोज की हेल्प से आप आसानी से कॉसेक, कॉट, कॉसेक, सेक, टेन, सेक इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। और ये थीटा एक्यूट है तो ये सब पॉजिटिव ही आएंगे इस ट्राइंगल की हेल्प से। और जब ये पॉजिटिव आएंगे तो ओवरऑल यहाँ पे कहीं नेगेटिव का साइन ही नहीं है, तो ओवरऑल ये ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर मेरा सेकेंड डेरिवेटिव फॉर द रिस्पेक्टिव क्रिटिकल पॉइंट के लिए ग्रेटर देन 0 है तो ये कंडीशन ऑफ मिनिमा है। ठीक है, मतलब मैंने कंडीशन ऑफ मिनिमा तो बता दिया। अब मुझे मिनिमम लेंथ चाहिए मेरे हाइपोटेनियस की, तो मैंने कहा ठीक है, हाइपोटेनियस क्या था अपने पास, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या था, हाइपोटेनियस की सबसे अच्छी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, ये थी ना हाइपोटेनियस। इसको लेके चलो, AC इज इक्वल टू a कॉसेक थीटा, आप लिखेंगे यहाँ पे, चलो इधर ही आ जाओ, AC इज इक्वल टू a कॉसेक थीटा प्लस b सेक थीटा। यही आपका हाइपोटेनियस था। एक बार चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, हाइपोटेनियस a कॉसेक थीटा प्लस b सेक थीटा। ठीक है, तो अगर मुझे हाइपोटेनियस की लेंथ जो क्वेश्चन वालों ने कहा था प्रूव करने के लिए ये लेके आना है, तो मैं जाऊंगी अपने इस ट्रायंगल के पास। ठीक है, और इस ट्राइंगल में से कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालूंगी और सेक थीटा की वैल्यू निकालूंगी, क्योंकि मुझे हाइपोटेनियस की लेंथ के लिए कॉसेक और सेक थीटा का वैल्यू चाहिए। तो कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे अपन, कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन p बाई h है, तो कॉसेक h अपॉन p होगा। तो हाइपोटेनियस कौन है, ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब दिस अपॉन दिस। चलो जी, कॉसेक थीटा की जगह पे रख देते हैं अपन। सो AC इज इक्वल टू a, कॉसेक थीटा है मेरे पास अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय a की पावर 1/3 प्लस b सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस ये रहा, बेस दो एंगल्स के बीच की लाइन होती है बेस, तो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, इसको लेके चलो आप।
तो यहाँ पे सेक थीटा की जगह पे आप लिखेंगे अंडर रूट a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 और बेस है अपने पास हाइपोटेनस अपॉन बेस है 1/3। ठीक है, इस ट्राइंगल की हेल्प से, ये ट्राइंगल क्रिटिकल कंडीशन के थ्रू ही मिला है आपको, वरना मिलता नहीं, अप्रूव क्या करते, राइट। तो मैंने इनको लिख दिया। अब क्या करना है मुझको, मैम आपको ना जो हाइपोटेनस की लेंथ है ना वो ये लेके आनी है। कैसे लाओगे? आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो सुनो, ये अंडर रूट दोनों के पास है, कॉमन ले लो। तो AC इज इक्वल टू, आपने अंडर रूट कॉमन ले लेना है, तो दिस विल बी a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। यहाँ आपके पास बचता है a अपॉन a की पावर 1/3, ये भी बाहर चला गया तो b अपॉन b की पावर 1/3। इसको ऊपर लेके जाइए आप, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास a इंटू ए की पावर 1/3, ऐसे ही b इंटू बी की पावर -1/3, है ना। इनको ऊपर लेके आए, इनको ऊपर लेके आए तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं। इसकी पावर 1 है तो 1 - 1/3, यानी 3 - 1 मतलब 2/3। तो a की पावर क्या आ रही है, a की पावर 2/3 आ रही है। और इसी तरीके से बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो 1 - 1/3 क्या होगा, 3 - 1 विच इज 2/3। तो यहाँ पे लिखोगे आप b की पावर है 2/3। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये और ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। इसकी अगर पावर मैं लिखूं तो पावर क्या है, हाफ, है ना। हाफ प्लस फुल कितना होगा, 3/2। हाफ प्लस 1 इज 3/2। तो मुझे यहाँ से AC मिल रहा है a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 की होल पावर 3/2, क्योंकि हाफ प्लस 1 इज 3/2 और यही मुझे प्रूव करना था। तो देखो पेशेंटली किया, कितने आसानी से सॉल्व हो गया। a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, आपका आंसर आ गया। लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन अगर जितने धीरे धीरे मैंने आपको बताया है ना, मैं इन क्वेश्चंस को ना धीरे इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी बताया तो सोचोगे ये सब उड़ के कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। अपने एक एक चीज़ डिस्कस करी कि ये सब आ कैसे रहा है। जब ये सीख जाओगे तो क्वेश्चंस को टारगेट कर लोगे आप। ठीक है, इसीलिए इनका जितना स्लो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे सकती हूँ ना, वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। आई रियली विश कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। एक बार इसको फिर से वाइंड अप करते हैं और इसे ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने सिर्फ इतना कहा था कि हाइपोटेनियस पे एक पॉइंट आपको लेना है और वो पॉइंट का डिस्टेंस हम आपको दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल से बता रहे हैं। तो एक साइड से A ले लो, दूसरे साइड से डिस्टेंस B ले लो। ठीक है, और आपको यहाँ पे मिनिमम लेंथ करना है हाइपोटेनियस का और बताना है कि वो जो मिनिमम लेंथ है वो इतनी है। मतलब हाइपोटेनियस को ही आपको मिनिमाइज करना है, हाइपोटेनियस को ही डिफ्रेंशिएट करना है और उसके बाद लास्ट में जो हाइपोटेनियस की लेंथ है वो इतनी आनी चाहिए, ऐसा लेके आना है। तो मैंने कहा ठीक है जी, जो भी कहानी है हाइपोटेनस के अराउंड घूम रही है और हाइपोटेनस पे रखे एक पॉइंट के ऊपर। मैंने कहा कि ऐसा तो काम चलने वाला है नहीं, AC हाइपोटेनस बना कैसे है, AP प्लस PC से, यानी कि मुझे दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। यहाँ मैंने एक्यूट एंगल थीटा लिया और वो एक्यूट ही होगा, क्यों होगा आप जानते हो। इधर थीटा लिया तो इधर भी थीटा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, दोनों लाइंस डेफिनेटली पैरेलल है और ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल PEC में मैंने लगाया साइन थीटा और PC की मैंने लेंथ निकाल ली। इसके बाद मैंने ट्राइंगल AFP में कॉस थीटा लगाया और यहाँ से मैंने AP की लेंथ निकाल ली। मैंने कहा हाइपोटेनस AP प्लस PC था, इनकी वैल्यू रखो। यहाँ पे थीटा आपका वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट थीटा बनाएंगे, जैसे अगर मान लो ये ट्राइंगल है आपका, अगर थीटा डिफरेंट होगा तो उसी हिसाब से आपको जो हाइपोटेनस की लेंथ है वो अलग अलग मिलती जाएगी, है ना। थीटा के हिसाब से इसका चेंजेस कहीं ना कहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इक्वेट किया 0 से, क्रिटिकल पॉइंट आपके पास ये आया। इसके बाद इसी क्रिटिकल पॉइंट पे आपका जो हाइपोटेनियस है वो मिनिमाइज होगा, क्या गारंटी है। तो आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया और देखो ये कहा कि जो क्रिटिकल पॉइंट था
उससे मुझे परपेंडिकुलर और बेस मिल गया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस निकाली, और जो थीटा एंगल था दैट वाज माय एक्यूट एंगल। अब इस थीटा एंगल के लिए विच इज एक्यूट एंगल, अगर मैं इस क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से दुनिया भर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालूंगी, वो सब मेरे पॉजिटिव होंगे और इन सब का ओवरऑल साइन भी पॉजिटिव है, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। और अगर ये 0 से बड़ा है मतलब इट इज़ अ कंडीशन फॉर मिनिमा, ये मिनिमा की कंडीशन है। मतलब मुझे इनके हेल्प से मुझे क्या मिलेगा, मेरी हाइपोटेन्यूस की लेंथ मुझे सबसे कम मिलेगी। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है जी, तो ए सी की जगह पे मैंने वैल्यूज रख दी, ए कॉसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू मैंने इस क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से निकाला। अगर वो परपेंडिकुलर बेस है तो हाइपोटेन्यूस, कॉसेक क्या होता है h अपॉन पी, सेक क्या होता है h अपॉन बी, तो उनको निकाला मैंने, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, रूट वाले को कॉमन लिया, यहाँ पे ऐसा बचा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को टारगेट करना है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल पे। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस तक मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्व कर दिया है। अब जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उससे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास KG टू क्लास 12 एंड अदर वेराइटी ऑफ कोर्सेज सब कुछ बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को कोई कूपन कोड या कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ बिल्कुल आपको फ्री यहाँ मिल जाता है। बस आप लोगों को मन लगा के बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।